दोस्तों, जनमंच में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और 1857 का जो क्रांति है और 1857 का विद्रोह है, उसको जो भी आप नाम देना चाहे, और 1857 के बाद में जो आज़ादी की लड़ाई है, हमारे पूर्वजों को याद करने के लिए जो हमने एक सीरीज चलाई है और तार्किक तौर पे उनकी समीक्षा कर पाएँ, ईमानदारी से उनको आपके सामने पेश कर पाए, तो हमारे तीसरा वीडियो इस सीरीज का रहेगा। एक बार फिर से हमारे साथ डॉक्टर महेंद्र, जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उनको अवार्ड भी मिल चुके हैं और इस मुद्दे पे अच्छे से काम करते हैं। और काम करने का है कि तार्किक तौर पे ईमानदारी से समीक्षा करते हैं इतिहास की, और वही आपके सामने हम पेश कर रहे हैं कि ताकि आप समझ सको कि आपके पूर्वजों ने किस प्रकार से संघर्ष किया है। तो सर, धन्यवाद आपका और स्वागत है सर कि आप एक बार फिर हमारे साथ जुड़े हो और इस गंभीर मुद्दे पे हम चर्चा कर रहे हैं। तो पहले जो हमारे जो दो वीडियो है, तो उनमें हम चर्चा की है कि किस प्रकार अंग्रेज यहाँ पे आते हैं व्यापारी बन के, कैसे अपनी चालों से, कुटिल चालों से वो यहाँ कब्जा करते हैं पूरे देश पे। और उसके बाद फिर 1857 का विद्रोह है, और विद्रोह का आधार उसमें मजदूर किस लिए लड़ रहा है, किसान किस लिए लड़ रहा है, दलित किस लिए लड़ रहा है, जो लोग लड़ रहे हैं वो हमने बातचीत की है। तो उसके बाद में भी ये है कि 1857 का भारत के लेवल पे उसका क्या रूप था, कैसे कैसे आंदोलन हुए, क्या उनमें घटनाएं हुई, और फिर हरियाणा के ऊपर हम आएंगे सर। जब हम 1857 को व्यापक तौर पर समझने का प्रयास करते हैं, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि दुनिया की बहुत बड़ी घटनाओं में से यह जो है ये शामिल है, जिसको अंग्रेज भी याद करते हैं। मैंने बताया था आपको कि आज भी वहाँ पर एक संगठन है, फीप्स, फैमिली इन ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, वो हर साल इसको याद करता है और 5 दिन का प्रोग्राम करता है। क्यों करता होगा, क्वेश्चन ये है। क्योंकि जब हम भारत के एक विस्तृत हिस्से में 1857 का घटनाक्रम देखते हैं, बहुत व्यापक है, और अब उन चीज़ों को दोहराने का कोई लाभ नहीं कि मैं उन पक्षों की बात करूं जो हम पहले कह चुके हैं। अब हम थोड़ा सा घटनाक्रम के साथ जुड़ते हैं कि घटनाएं घटती कैसे हैं और उन घटनाओं का जो क्रम है वो कैसे आगे बढ़ता है। 1757 से 1857 तक चलते चलते एक तस्वीर बन गई थी, और ये बात भारत के आम आदमी को स्पष्ट हो गई थी कि जो अंग्रेजी राज है वो उनके लिए लाभकारी नहीं है। और एक चीज़ और भी स्पष्ट हो गई थी, वो ये कि हम यदि अकेले अकेले लड़ेंगे तो अंग्रेज़ों की सत्ता के सामने वो बहुत छोटे रहेंगे, संगठित होने की जरूरत है। तो संगठन का सवाल 1857 को ज़्यादा गहरा और ज़्यादा व्यापक बनाता है। और चूँकि हमने हरियाणा की बात विशेषकर गहराई से करनी है, तो मैं राष्ट्रीय स्तर को इसलिए जोड़ रहा हूँ हरियाणा के साथ, क्योंकि इस तरह की घटनाएं कोई टापू पे घटित हुई घटनाएं नहीं होती। और चूँकि आज हरियाणा 1 नवंबर 1966 के बाद जो अस्तित्व में आया एक प्रांत के रूप में, एक पॉलिटिकल यूनिटी है, पहले जो है ये इलाका तो था और इसका अलग अलग विश्लेषण रहा है। डलहौजी 1856 में चला जाता है, और जब 1856 में चला गया तो उसकी जगह पर लॉर्ड कैनिंग आया। अंग्रेज इस मामले में बहुत तकनीकी तौर पे लोगों को भेजते हैं। हम पहला जो व्यक्ति है वारेन हेस्टिंग्स 1773 से लेके, और लास्ट व्यक्ति 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन तक देखें। अंग्रेज क्या करते हैं, एक बार गरम मानसिकता का व्यक्ति भेजते हैं, वो खूब रिएक्शन करता है, लोग उससे दुखी हो जाते हैं। अगला व्यक्ति ऐसा भेजते हैं जो नरम हो, जो लोगों के बरगलाने बल्कि टिका सके, मतलब जैसे उबलते हुए पानी के ऊपर पानी के छिंटे मार सके और लोग शांत हो जाएं, इस तरह की क्रिया प्रतिक्रिया चलती है।
तो लॉर्ड कैनिंग आया फिर, और कैनिंग को विशेष हिदायत यही थी कि जो डलहौजी के कारण परिस्थितियां पैदा हुई हैं उनको थोड़ा संभालना है। डलहौजी ने परिस्थितियां आपके सामने है कि बहादुर शाह जफर को ये बोल दिया कि आप आखिरी सुल्तान हैं या आखिरी बादशाह हैं, आपके बच्चों को हम पेंशन देंगे लेकिन उसके बच्चों को आगे पेंशन देंगे, लाल किला खाली करना पड़ेगा। नाना साहब जो पेशवा के तौर पर थे उनको पूना से बिठूर बिठा दिया, लाके कानपुर के पास बिठूर नामक के गांव में उनको रहने के लिए कहा गया। और इसी तरह से लैप्स की नीति के माध्यम से कि निसंतान राजा को पुत्र गोद लेने की इजाज़त नहीं देनी, ये तो सवाल है ही, लेकिन रिजेक्ट भी यूँ नहीं करना कि भाई हमारे पास ऐसी एप्लीकेशन आनी ही नहीं चाहिए, बल्कि राजाओं को उत्साहित करते हैं, रानियों को उत्साहित करते हैं कि आप एप्लीकेशन तो डालो ताकि खुशामंद का जो चेहरा है वो बने। लक्ष्मीबाई को भी 4 बार झांसी से कलकत्ता जाना पड़ा इस प्रोसेस के लिए कि पुत्र गोद लेने की इजाज़त मिल जाएगी, लेकिन नहीं मिली, वो एक अलग कहानी है। एनीवे, तो फिर जो हिंदुस्तान के ये सैनिक हैं उनके बारे में भी मैंने बात की थी कि भेदभाव था, सब कुछ था। तो हुआ क्या, एक नया मुद्दा जिसने लोगों के दिमाग में जो तनाव की परिस्थितियाँ और ये सारा कुछ पैदा की, वो निश्चित तौर पे चर्बी वाले कारतूस हैं। बहरामपुर एक छावनी है बंगाल में, वहाँ पर सबसे पहले फरवरी के महीने में 1857 में इन कारतूसों को प्रयोग करने की बात कही गई। लोगों में थोड़ा गुस्सा बढ़ा और फिर जाके जब सैनिकों ने उसको चलाने से मना कर दिया तो वो छावनी ही तोड़ दी, छावनी को ही तोड़ दिया और सारे जो सैनिक थे उनको बर्खास्त करके घर भेज दिया। इसके बाद का जो प्रोसेस है उसमें एक जगह है बैरकपुर, जहाँ के मंगल पांडे का नाम हम लेते हैं। 29 मार्च को मंगल पांडे ने उन्हीं कारतूसों को प्रयोग करने से मना किया। हालांकि उसके पीछे भी कहानी आप लोगों को मालूम है कि ब्राह्मण था, थोड़ा सा अपनी शुचिता का ज़्यादा ध्यान रखता था, और वो एक दिन सुबह सुबह जो है जा रहा था पा खाने के लिए, तो एक माता दीन नाम का व्यक्ति उससे मिलता है और कहता है कि भाई मेरे को पानी पिला दे। तो उसने कहा भाई मैं पानी तो नहीं पिला पाऊँगा आपको। उसने कहा भी पिला दे। उसने कहा नहीं भी मेरा तो धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। तो माता दीन ने कहा रे तेरा धर्म क्या है, बताओ धर्म क्या है? हाँ धर्म क्या है। उसने कहा मैं सच्चा ब्राह्मण। ये कहता क्या ब्राह्मण की बात करता है, जो तू कारतूस प्रयोग कर रहा है वो कारतूस तो मैं बनाता हूँ उस फैक्ट्री में और उसमें तो चर्बी लगती है। तो वो कहता नहीं तू झूठ बोल रहा है। ये चर्बी मतलब कारतूस में कैसे लगती थी डॉक्टर साहब, ये तो एक बार जानना। बेसिकली एनफील्ड राइफल एक नई राइफल प्रयोग हुई थी। एनफील्ड राइफल से पहले जो बंदूक प्रयोग होती थी उसका वजन 42 से 48 किलो के आसपास हुआ करता था, राइफल का वजन। तो अंग्रेज ये आइडिया परिवर्तन के दृष्टिकोण से लाए और वो 10 से 15 किलो के बीच की एनफील्ड लेके आए, और उनके अंदर जो कारतूस प्रयोग होती है, गोली प्रयोग होती है, उनके ऊपर सील लगती है। और क्योंकि एक हाथ में बंदूक है उसके और उसने को गोली यूज करनी है, तो वो यूं मुंह से काटेगा और फिर उसके अंदर डालेगा। तो वो जो सील है चर्बी वो पेस्ट करनी है, तो वो कागज की एक पतली सी पन्नी है, उसके ऊपर वो चर्बी लगी है गाय और सूअर की, और उसके अंदर उसको डालते हैं। तो उसने कहा जो आप ही प्रयोग कर रहे हैं। और ये भी मेरा एक सवाल है कि गाय और सूअर की चर्बी वो क्यों लगा रहे थे, क्या इस पे कारण था? बेसिकली क्या है कि या उस टाइम कोई संसाधनों की कमी? संसाधन तो ज़्यादा कम नहीं कह सकते, क्योंकि
जो अंग्रेज है या उस समय का संपन्न समाज है वो नॉर्मल मीट यूज़ करता है। और मीट में जो है वेस्टेज जो है वो इनकी ज़्यादा निकलती है, गाय और सूअर की चर्बी की उनके अनुसार, और वो उसको यूज़ करते हैं और भी यूज़ करते हैं, मतलब ये नहीं कि दूसरों की भी यूज़ करते हैं। लेकिन क्योंकि गाय और सूअर एक ज़्यादा सेंसिटिव मुद्दा है, सेंसिटिव तो वो है। और फिर कुल मिला के बात ये हुई कि माता दिन को मंगल पांडे ने कहा कि भाई दिखा मुझे। उसने फिर वो सारा वृतांत जो कुछ हो रहा था वो सारा दृश्य उसने दिखा दिया। तो मंगल पांडे का खून जो है खुल गया। तो ऐसे में मंगल पांडे ने फिर उस कारतूस को प्रयोग करने से मना कर दिया, बल्कि जो सार्जेंट लीड कर रहे थे उन दोनों को भी उसने गोली चला दी। उसके बाद क्या हुआ, उसको गिरफ्तार करने के लिए उसकी जो प्लाटून है उसके हेड को ईश्वरी प्रसाद को कहा गया भी तो इसको गिरफ्तार कर, मंगल पांडे को। लेकिन ईश्वरी प्रसाद कहता है कि ये तो ठीक है, मैं क्यों गिरफ्तार करूं। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि नॉर्मल हमारी बात यहाँ रुक जाती है आके कि मंगल पांडे ने ये किया, बाकी नहीं। उसके बाद फिर कोई क्या घटनाक्रम हुआ? तो ईश्वरी प्रसाद ने भी मंगल पांडे का साथ दिया। कुल मिला के फिर बाद में एक शेख पलटू नाम के सैनिक ने गिरफ्तार किया मंगल पांडे को, और फिर कोर्ट मार्शल हुआ और 8 अप्रैल को उसको फांसी दे दी। मंगल पांडे का यहाँ तक इतना रोल है, हाँ, कि उसको बाद में फांसी दे दी। और मंगल पांडे एक चर्चा की विषय वस्तु बन गए पूरे देश में। लेकिन ध्यान रहे फांसी ईश्वरी प्रसाद को भी मिली है, वो 24 अप्रैल को मिली है। मंगल पांडे को तो क्लियर है, लोगों को पता भी है, चीजें भी आ जाती हैं, लेकिन ईश्वरी प्रसाद का कहीं रोल नहीं आता। और ईश्वरी प्रसाद ही नहीं बल्कि ईश्वरी प्रसाद के साथ जो लोग थे 32 लोग और भी इसमें शामिल हुए थे, और उसमें हिंदू भी थे और उसमें मुस्लिम भी थे। तो यूँ घटनाक्रम आगे बढ़ा। और उसके बाद फिर यही 3 जो प्रयोग करते हुए आगरा, इलाहाबाद और अंबाला 3 जगह पर ये राइफल प्रयोग में आती है। फिर तीनों जगह फिर इस तरह का विरोध होता है। और कुल मिला के लगभग हर छावनी में ये संदेश हो गया कि अंग्रेज जानबूझ के ऐसा प्रयोग कर रहे हैं और वो इस तरह की पॉलिसी अपना रहे हैं। तो यही चीज़ जो है 2 जगह अलग अलग हमें दृष्टिकोण से देखनी है कि अंबाला में जब इसको लाया गया तो हम 23 मार्च से लेके और 1 मई 1857 तक विरोध स्वरूप 13 बार छावनी में आगजनी देखते हैं। यानी लोगों ने अंग्रेजों को संदेश देने के लिए 13 बार आग लगाई, और जब उसके बाद भी नहीं माने तो उन लोगों ने इकट्ठे होकर सत्ता को चुनौती देने का फैसला किया और योजना ये बनाई कि 10 मई को अंबाला में नई चर्च बनी है, उस चर्च का उद्घाटन होना है। और उद्घाटन के लिए पूरा तामझाम और बड़ी तैयारियां की थी। क्यों ना उस मौके को चुन लिया जाए कि अंग्रेज परिवार सहित वहाँ बिजी होंगे और हमारे लिए एक मौका मिलेगा विद्रोह करने का। तो ये घटनाक्रम इस तरह का हुआ। एक सैनिक है जिसका नाम है श्याम सिंह, उसने अंबाला के डिप्टी कमिश्नर फोर्सिथ को रिपोर्ट दे दी, लीक कर दी बात, ये कही ये ऐसा हाँ भाई ऐसा कुछ होने जा रहा है। और ये बात है 2 मई की। 3 मई को क्या हुआ, मेजर मुरे छावनी में घूम रहा था इवनिंग टाइम में बाजार में, तो उसने देखा कि पीछे पीछे कुछ सैनिक ज़्यादा ही खुश हंसी मजाक ठट्ठा करते हुए और बाजार में अपनी गतिविधियां कर रहे हैं। उसको और तो कुछ चीज़ें ज़्यादा समझ में नहीं आई, लेकिन उसको एक बात क्लियर हो गई कि ये लोग ये कह रहे हैं
कि अंग्रेजों की खैर नहीं, उनका नंबर आने वाला है। तो ये घटनाक्रम उसने फोर्सिथ को बताया। फोर्सिथ ने ज्वालानाथ कोतवाल, जो वहाँ की चौकी, पुलिस चौकी का SHO है, उसकी ड्यूटी लगाई कि इस श्याम सिंह को सारी चीज़ों का पता है, तू इससे चीज़ें उगलवा दे। जो श्याम सिंह जो उन्हीं का मुखबिर बना था, भाई इससे रिपोर्ट ले और प्रॉपर कार्रवाई कर, और उसके लिए 3rd डिग्री का जो मर्जी कर, शब्द मतलब डिग्री क्या है, हम उसमें यहाँ क्या मतलब है। और उसने खूब यातनाएं देके, वो नाम तो उगलवा नहीं पाया, लेकिन ये बता दिया कि 10 तारीख को कांड होगा और बड़े लेवल पर होगा। तो इधर तो घटनाक्रम ये चल रहा है। और इसने रिपोर्ट दी ज्वालानाथ कोतवाल ने H बर्नार्ड को, और H बर्नार्ड ने रिपोर्ट भेजी दिल्ली, कलकत्ता और लाहौर, और वहाँ से तार से संदेश आया कि सचेत रहिए और बचने की तैयारी कीजिए। और ये टेलीग्राम बहुत इम्पोर्टेंट टेलीग्राम है और पूरी उसमें। और उसके बाद एक और टेलीग्राम है जो अंबाला से पूरे देश में गया, और उस टेलीग्राम का नाम लगाया इन्होंने टेलीग्राम दैट सेव पंजाब। उसने सारा पंजाब बचा दिया, उस टेलीग्राम का मैसेज ये है। तो इधर तो घटनाक्रम हो रहा है ये। इसके दूसरी ओर जो है 8 मई को मेरठ में 85 सैनिकों ने मना कर दिया कारतूस चलाने से, और उनको वार्निंग दी गई, और ये कहा गया कि कल इनके फाइनल मीटिंग करते हैं। 9 मई को खुले मैदान में उनको 9:30 के आसपास जंजीरों में बांधकर लाया गया। उनमें 53 मुस्लिम हैं, 85 53 मुस्लिम है, 32 हिंदू हैं। तो उनके साथ जितनी बदतमीजी करनी थी वो की गई। अंग्रेज जितने लाइन में खड़े थे सबके हाथ में डंडे थे, वो हर सैनिक को गाली भी दे रहे थे और एक एक डंडा भी जरूर मार रहे थे। यानी 15 यदि अंग्रेज लाइन में खड़े हैं तो वो 15 के 15 इस प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं। तो वो जो लोग हैं उनको लगभग 3:30 बजे तक मई के महीने में टेम्परेचर 47-48 तक चला जाता है हमारे यहाँ, मेरठ भी कुछ ज़्यादा हमारे से होती है। तो उन लोगों को धूप में तपा के रखा और कहा कि आपके पास 24 घंटे हैं, यदि 24 घंटे में हमारे पास आपकी हाँ नहीं आई तो हम कुछ भी एक्शन ले लेंगे। यहाँ से शुरुआत होती है इस घटनाक्रम। और 24 घंटे गुजर गए, अगले 12 बजे उनको फिर ये कह दिया कि ये 24 घंटे में आपकी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, अगले 24 घंटे बाद इन 85 लोगों को खुले में फांसी दी जाएगी। ये फैसला क्लियर कर दिया है। पूरे मसले पे कोई कोर्ट नहीं है, कोई कानून ना, बस फाइनल है कि आपने अनुशासनहीनता दिखाई है और फांसी आपको मिलनी है। ये चीज़ें क्लियर हो। तो मेरठ 10 मई आ गई है। मेरठ का घटनाक्रम और अम्बाला 2 पैरेलल घटनाक्रम मैं आपके साथ ला रहा हूँ। अंग्रेजों ने जो नई चर्च का उद्घाटन था वो स्थगित कर दिया क्योंकि उनको रिपोर्ट मिल गई थी। लेकिन ये जानकारी सिर्फ अंग्रेजों को छोड़ के किसी को दी भी नहीं गई कि कल चर्च का उद्घाटन रद्द किया जाता है। और 10:15 बजे प्रार्थना के लिए पुरानी चर्च में जाएंगे। तो जो सैनिक थे 60वीं बटालियन के उन्होंने नई चर्च को घेर लिया और इस भय में या इस भ्रम में कि इसके अंदर अंग्रेज हैं, उद्घाटन होगा। और उनको तत्काल पता चल गया कि नहीं, अंग्रेज इस चर्च में तो है ही नहीं, अंग्रेज तो पुरानी वाली चर्च में है। उन्होंने फिर पुरानी चर्च को घेर लिया। जैसे ही पुरानी चर्च को उन लोगों ने घेरा तो उसी समय अंग्रेजों की जो रॉयल घुड़सवार सेना है
उसने उस बटालियन को घेर लिया। चर्च के अंदर अंग्रेज, बाहर 60वीं सेना के भारतीय सैनिक, और उसके बाद फिर उसके बाहर अंग्रेजी रॉयल सेना के घुड़सवार घेर लिया। अब तीनों रस्साकसी में है कि यदि घुड़सवार ने फायरिंग कर दी तो ये मरते हुए सैनिक अंग्रेजों पे हमला कर देंगे, क्योंकि अंग्रेज तो इनकी बंदी में है, और अंग्रेज बाहर निकलने की कोशिश करेंगे तो ये निकलने नहीं देंगे। कुल मिला के एक अघोषित सा समझौता हो गया कि भाई सारे अपने अपने बैरक में चले जाओ। घुड़सवार सेना भी बैरक में चली जाएगी, 60वीं सेना के लोग भी बैरक में चले जाएंगे, और अंग्रेज भी अपने अपने घर चले जाएंगे। वो सारा घटनाक्रम तकरीबन 10:15 से 11:30 12 के बीच में हो गया। जैसे ही ये घटनाक्रम इस तरह से बंद हुआ, 5वीं बटालियन विद्रोही हो गई और उसने कहा छोड़ दीजिए इन सारे कामों को, और हमने तो अपना काम करना ही करना है। बाबा मोहर सिंह के नेतृत्व में वो इकट्ठे हुए और उन्होंने अंग्रेजों को एक एक करके निशाना बनाना शुरू कर दिया। अंग्रेज सुरक्षित एक निश्चित जगह में आकर और उस रॉयल आर्मी की कस्टडी में पहुंच गए थे, तो सैनिक बागी हो गए। इन्होंने अंबाला और जो शिमला का मार्ग है वो सुरक्षित कर लिया, और कसौली का जो है वो खजाना लूटा, और पूरी की पूरी जो बागी गतिविधियां हैं इस इलाके में रही। और फिर क्योंकि टेलीग्राम हो चुका था, अरेंजमेंट पूरे भारत में अलग तरह का बन चुका था, अंबाला का घटनाक्रम यहाँ कुछ टाइम के लिए शांत होता हुआ दिखता है। उधर दूसरी ओर मेरठ में आप 12 बज गए, वो 24 घंटे चले गए। अगले 24 घंटे लास्ट जो बच गए कि जब कहा गया कि 11 तारीख को यदि 12 बजे तक कोई संदेश नहीं आया तो इनकी फांसी का प्रोसेस हो जाएगा। ये घटनाक्रम हो रहा है तो शाम के टाइम कोई 8 बजे के आसपास ताज़ा ताज़ा सा अंधेरा होता है। मई में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। लोग खाना खाने के लिए मैस में आए, और जब खाना खाने के लिए मैस में आए, एक व्यक्ति जिसका नाम है राव किशन गोपाल, रेवाड़ी का है हमारा, उसने खाने की टेबल पे जो बैठा था अपनी थाली उठाई और ये छत के मारी, डूब के मर जाओ, तुम्हें खाना अच्छा लग रहा है, तुम्हारे उन 85 साथियों की जिंदगी लास्ट उसमें है, वो तो 20 घंटे की भी नहीं रही है, और तुम खाना खा रहे हो। ये क्या आप लोगों की जमीर इसकी परमिशन दे रही है? मतलब खाना अंदर जा भी कैसे जा सकता है जब आपके साथी आखिरी पल के उसमें। तो सारों ने अपनी अपनी थालियां उठाई और छत पे मारी, और उसके बाद जो भी अंग्रेज दिखा सबको निशाना बनाया, और पूरा का पूरा मेरठ का जो शासन है उन्होंने अपने हाथ में ले लिया। लगभग रात के 11:30 बजे तक पूरा मेरठ उनके नियंत्रण में आ गया। अब क्या किया जाए? तो करने के दृष्टिकोण से फैसला ये हुआ, अब दिल्ली जाया जाए। दिल्ली चलो का नारा लगा पहली बार। बस फिर जोश जो है वो बुलंदियों पर, पैदल, घोड़े पर, जैसे भी संभव था दौड़ लिए। सिविलियन भी दौड़े, खूब दौड़े। तो सुबह तकरीबन 7:30 बजे के आसपास इनका जो पहला जत्था है वो दिल्ली, हाँ, वो खासकर घुड़सवारों वाला वो पहुंच गया। नॉर्मल दांतुन कुरला करते हुए लोग घूम रहे थे, और बस नारा एक ही था, मारो फिरंगी को, ये राज हमारा है। यमुना नदी क्रॉस की और दिल्ली पर इन लोगों ने कब्जा कर लिया। जितने भी अंग्रेज मॉर्निंग वॉक पे गए थे उनमें से कोई भी वापस नहीं आया, सारे के सारे निशाने पे हो गए। पूरी दिल्ली पर कब्जा करने के बाद फिर ये हुआ, अब क्या किया जाए? फिर किसी ने कहा कि बहादुर शाह जफर से
अनुरोध किया जाए कि वो नेतृत्व के लिए तैयार हो जाए। 9:30 पौने 10 बजे के आसपास उनके 4 लीडर इकट्ठे होकर फिर लाल किले पर दस्तक दी और लाल किले पर दरबान ने कहा कि आप मिल नहीं सकते। उन सैनिकों ने कहा कि महाराज को बोल दो मिलने आए हैं, और यदि वो नहीं भी चाहते तो भी मिलेंगे, मिल के जाएंगे। हाँ, तो भी मिलेंगे, बस शब्द ये था। तो बहादुर शाह जफर को कोई मिलने आता ही नहीं था, क्योंकि वो तो एक पेंशनर था और उम्र थी 82 साल। तो उस व्यक्ति ने फिर जो है, जब दरबान ने जाके संदेश किया कि ये है, कहते तब यदि उनका इरादा यही है तो फिर आने दो, मिलूंगा मैं आपसे। तो मिले। बहादुर शाह जफर को ये शक हुआ कि कहीं ये अंग्रेजों की चाल ना हो, क्योंकि वो वर्दी अंग्रेजों की सेना की डाल रहे थे। उसलिए उन्होंने थोड़ा सा रुकने की कोशिश की, ठहराव की कोशिश की कि नहीं भाई, मैं थोड़ा सा बचना चाहूँगा इस सिस्टम से। आखिर उन सैनिकों ने कन्विंस कर दिया कि नहीं, हम बागी हैं और हम धोखा करने वाले। तो बहादुर शाह जफर और सैनिकों के बीच में संवाद हुआ। बहादुर शाह जफर के मन में जो शंकाएं थी वो दूर हुई और वो जो है नेतृत्व के लिए तैयार हो गया। बख्त खां ने लीडिंग ली और अगले दिन 11 तारीख को जब सारा ये रहा, 12 को औपचारिक ताजपोशी का कार्यक्रम किया गया। चांदी का एक पुराना सिंहासन जो शाहजहां के समय का रखा था, उसको साफ सुथरा किया गया, धोया गया, आसपास के इलाकों को, लोगों को बुलाया गया और उसने लीड करने की बात कही। तो ये दिल्ली जो है इस तरह से ये हो गई। दिल्ली के बाद जो घटनाक्रम है फिर अलीगढ़ में, बरेली में, शाहजहांपुर में, लखनऊ में या फिर आरा जगदीशपुर में लगातार फैलता गया। क्योंकि हम अपनी विषय वस्तु को हरियाणा पर केंद्रित कर रहे हैं, तो इसलिए मैं उन चीज़ों को सिर्फ ये बता रहा हूँ। और हर जगह जो घटनाक्रम है वो बहुत तेज़ी के साथ अंग्रेज़ों के खिलाफ रहा। अलग अलग जगह लीडर थे। लखनऊ में जो है बेगम हजरत महल। ऐसी में एक और जानना चाहता हूँ डॉक्टर साहब इसी दौर में कि जब सेना ने इस प्रकार से विद्रोह किया और दिल्ली तक वो आ गए, तो लोग भी उसमें शामिल हैं। कितनी मतलब लोगों की कोई ऐसी कोई घटना आती है कि लोगों में एक बहुत खुशी का माहौल है आज़ादी का और सेना को सर मत्थे बिठा रहे हैं कि ये बागी है? इस दौरान जो इस इलाके में बंगाल आर्मी है जो लीड करती है, 1,38,000 की टोटल जो नफरी है वो काउंट होती है। 1,31,000 उनमें से बागी हैं, मतलब 137 में से 131 बागी हैं। और दूसरा, जब वो लोग मेरठ से आए थे तो उस समय जितने वो चले थे उसके तो 10 गुना ज़्यादा हो गए वो दिल्ली पहुँचते रात को इतने लोग रहे। आज की तरह से कोई साधन नहीं थे। और दिल्ली में एक बार तो लोग हक्के बक्के हुए, लेकिन जब लगा कि भी अंग्रेजों का मुकाबला करने के लिए लोग इकट्ठे हुए हैं तो लोग उत्साहित थे। हालांकि थोड़ा दिक्कत भी रही, और वो ये रही क्योंकि जो ये सैनिक थे, ये लोग थे, इनमें जोश तो था लेकिन ये प्रोटोकॉल और सिस्टम नहीं जानते थे। लाल किले में घोड़े ले गए, पेड़ किसी भी पेड़ के बांध दिए, किसी भी तरह से कर दिया, भाई राज हमारा है, हम अपनी तरह से प्रयोग करेंगे, ठीक है। वो थोड़ा सा एक अजीब रहा, लेकिन क्योंकि माहौल नई तरह का था तो ये घटनाक्रम इस तरह से रहा। और फिर पूरा का पूरा जो उत्तरी भारत है यहाँ तक ये रहा। और फिर मध्य भारत में झांसी, कालपी, ग्वालियर रहा। इधर उत्तरी भारत में ही हम घटनाक्रम अजनाला में देखते हैं, थोड़ा सा लाहौर में देखते हैं। पेशावर में तो बहुत कमाल का घटनाक्रम हुआ। और फिर अंग्रेज जो हैं टारगेट बनाते हैं सिस्टम से, और ये देखते हैं कि उनको किस इलाके को सबसे पहले कब्जे में करना है। तो उस कड़ी में
सबसे पहला और महत्वपूर्ण जो आया वो दिल्ली आया, कि इसकी शुरुआत भी दिल्ली से हुई है और इसको वापसी में भी इसका नियंत्रण भी दिल्ली से हुआ। तो इस कड़ी में दिल्ली जो है वो हरियाणा क्षेत्र का जिला है। हरियाणा के 7 जिलों में से एक दिल्ली जिला है। दिल्ली जिला है। हरियाणा के जो 7 जिले हैं उनमें अंबाला, थानेसर, पानीपत, दिल्ली, गुड़गांवा, हिसार और रोहतक, ये 7 जिले हैं। तो दिल्ली जिला है और सोनीपत, झज्जर और फरीदाबाद ये तहसीलें हैं दिल्ली जिले की। यानी इसका मतलब है कि दिल्ली और हरियाणा का जो घटनाक्रम है वो आपस में जुड़ा हुआ है। इसकी एक और इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है, वो ये कि 14 तारीख को बारिश शुरू हो, मानसून प्री मानसून का माहौल हो गया और वो जून में मानसून आ गई। उसके कारण यमुना नदी में बाढ़ आई और बाकी देश के हिस्से से तो दिल्ली की जो व्यवस्था है उसका संचालन संभव नहीं था। तो अल्टीमेट क्या हुआ कि अब पूरा का पूरा घटनाक्रम वो हरियाणा के इस क्षेत्र पर केंद्रित हो गया और अंग्रेज सेनापति उस समय एन सेन शिमला में था, क्योंकि गर्मियों की जो राजधानी थी वो शिमला थी। वो जैसे ही उसको घटनाक्रम का पता चला वो शिमला से निकला, लेकिन अंबाला और शाहबाद के बीच में उसका मर्डर हो गया एन सेन का। और यदि मैं इस बात को क्लियर करूँ कि वो इनका गवर्नर जनरल के बाद कमांडिंग ऑफिसर था पूरे देश की आर्मी का, कैनिंग के बाद वो लीड करता था। और 1757 से 1947 तक आ जाओ, इन 190 सालों में केवल एक ही बार इतने बड़े अधिकारी का मर्डर हुआ है और वो हरियाणा के इस इलाके में हुआ है। तो ये घटनाक्रम इस तरह से हुआ। फिर अंग्रेजों ने इसको कंट्रोल करने के एंगल से काम किया और फिर जून में जो है पहले करनाल में मोर्चाबंदी बना के अंबाला को नियंत्रित करने का प्रयास किया गया। अंबाला के बाद फिर जुलाई के महीने में पानीपत को कंट्रोल किया गया। पानीपत से कंट्रोल करने के बाद जुलाई के लास्ट में जाके कुंडली और बादली का जो मोर्चा है उस पर लड़ाई रही और अगस्त के महीने में लड़ाई इसी मोर्चे पर रहती है और अल्टीमेट 14 सितंबर को जो है वो दिल्ली जीत ली जाती है अंग्रेजों के द्वारा, फिर से कब्जा हो गया। और जब 14 सितंबर को की गई उसके बाद जांच पड़ताल और बाकी चीज़ें हुई। 20 सितंबर को जो है बहादुर शाह जफर उसका सरेंडर होता है, वो हुमायूं के मकबरे में उस समय था और फिर उसको लाल किले में लाया जाता है। 21 तारीख को बहादुर शाह जफर के 2 बेटे और 2 पोते वो कुतुब मीनार से गिरफ्तार होते हैं और उन चारों को ही जो है दिल्ली के खूनी दरवाजे के पास लाकर उनको गोली से उड़ाया जाता है। और सिचुएशन यहाँ तक आती है, घटनाक्रम इस तरह से जो है बदलता है, उसमें परिवर्तन आता है कि इन चारों के जो हैं कटे हुए सिर नजराने के रूप में जफर को दिए जाते हैं। और जफर को ये कहा जाता है, हडसन खुद बोलता है कि जफर तेरी ये तमन्ना थी या तेरी ये शिकायत थी ना कि हम आपको कभी नजराना नहीं देते, आज हम नजराना दे रहे हैं। और देखिए वो 82 साल के उस बुजुर्ग की प्रतिक्रिया अपने आंखों के सामने 2 बेटे और 2 पोतों के कटे हुए सिर देख के क्या कह रहा है कि हडसन तेरे जैसे आदमी से मैं उम्मीद ही क्या कर सकता हूँ, तो ऐसा ही करेगा। लेकिन हम भारत के लोग हैं और अपने बच्चों को ये शिक्षा देते हैं कि यदि माँ बाप के पास कभी इस अवस्था में जाना पड़ा तो इसका मतलब हम आपको सलाम करने आए हैं और मुझे इनका सलाम कबूल है। और फिर उस पर मुकदमा चलता है, उसको बंदी बना के जो है रंगून भेजा जाता है और घटनाक्रम दिल्ली पे कब्जे में हो गया। लड़ाइयाँ सारी जगह लड़ी, ऐसा कोई वर्ग नहीं जो इसमें नहीं लड़ा, नहीं शामिल हुआ। मजदूर, किसान, महिलाएं और यहाँ तक कानपुर में तो जो है अजीजन बाई जैसी जो जिसको आप क्या बोलते हैं
जो नाचने का गाने का काम करती हैं बेसिकली, तवायफ वो भी शामिल होती हैं। और मैनाबाई को जो है घोड़ों की टापों के नीचे नाना साहब की लड़की को कुचल कर मारा जाता है। तो एक विस्तृत घटनाक्रम पूरे इस देश में चलता है और जिस तरह का घटनाक्रम वहाँ होता है हरियाणा में भी उसी तरह की गतिविधियाँ चलती हैं। लेकिन पूरा का पूरा जो घटनाक्रम है जब राष्ट्रीय स्तर पर ऐसा है तो हरियाणा में इससे कहीं भी हमें कम दिखाई नहीं देता।